Viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to yet another episode of our very low budget social learning platform, Pods and Beyond. This is where neither the videography nor the thematics would be the hero, but the guest and their stories and the content are the main heroes. Now, apart from the podcast, we're working on a lot of different things. So stay tuned, stay connected. Hopefully, aap khush honge. Now, today we have with us Mr. Wasif Rashid. Sir, Assalamu alaikum. क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ रामेश भाई, आप बताएं खैरियत से? लगा शुक्र है. So Wasif bhai is the CEO of Block Apex, that is a blockchain audit company. It falls under the parent company named Exord, जो कि blockchain development company है. Now हमारी आज की discussion में बहुत कुछ के बारे में बात हो रही होगी when it comes to blockchain, the technology, its implications, and especially the fact that Wasif Rashid Saab is 24 years old and the CEO of a company with 17 employees and mashallah global connection. तो और ऊपर से ये कि वासिफ भाई के साथ मेरा ताल्लुक थोड़ा पुराना है. We were in IB together. 4 साल की हमारी दोस्ती है. जिससे ना तारुफ करवा सकता आपका वो शायद कम होगा. तो थोड़ा ये कि अपने बारे में बताएं. रामेश भाई, मैं अपने आप बारे में जो चीज इस पॉडकास्ट में बताना चाहूंगा वो शायद बहुत कम लोगों को पता हो. मेरे पास जो मोटिवेशन थी जो कि मुझे मिली इस इंडस्ट्री में घुसने की, उससे एक स्टेप अगर मैं पीछे आऊं तो किसी भी इंसान के पास इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करने की क्या जो है रीजन होता है. ठीक है, किसी भी एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या रीजन होता है कि वो अपनी सुकून की 9 to 5 की जिंदगी को छोड़ के अपना खून पसीना बहाए, अपनी कमर में दर्द करवाए, अपने पोस्चर को बिल्कुल खराब कर ले अजीब अजीब सी डायरेक्शंस में बैठ के, जस्ट फॉर द सेक कि वो अपने आइडिया को मटेरियलाइज करने की कोशिश करे, अपने विजन को रियलाइज करने की कोशिश करे. ठीक है, तो वो मोटिवेशन का जो फैक्टर था ना, वो फैक्टर मेरी जिंदगी में 2018 में आया था व्हेन माय फादर पास्ड अवे. बिकॉज वो एक बेसिकली मेरे फादर ने जिंदा रहते हुए जो मोटिवेशन मुझे दी, उस मोटिवेशन को मैंने कभी कैश इन नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आई एम एंटाइटल्ड टू दैट मोटिवेशन बीइंग हिज सन. बट उनके जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ ना, उस गैप ने मुझे बेसिकली ये सारी चीजें रियलाइज कराई कि नहीं यार, there is always a greater cause to things, there is always a greater cause. बिल्कुल. तो उसी greater cause की तलाश में I started putting in some extra effort besides my university की पढ़ाई. तो I joined Exord back in 2019. I think it was November or December. मैंने ट्यूशंस पढ़ाना छोड़ी and I was like कि मैं CS का स्टूडेंट हूँ and I should have a little bit of experience in the industry. इंडस्ट्री में एक्चुअली मार्केट में एक्चुअली घुसने से पहले ग्रेजुएशन के बाद I should have some prior experience. तो I joined Exord. अब Exord की थोड़ी सी हिस्ट्री ऐसी है कि Exord is a blockchain development company and now it's focusing its North Star towards Web3 research and development. तो मेरा और Exord का जो ताल्लुक था वो ऐसे था कि Exord was co-founded by one of my cousins. मजे की बात ये कि Exord ने फिर अपने अगले वेंचर ज़हन को फंड किया और हमने उसी तरीके से ज़हन स्टार्ट करी एंड ज़हन स्टार्ट करा एंड I was basically destined to be joining ज़हन as an AI engineer, अपनी Python skills को polish करके और you know हर चीज के ऊपर फ्रेमवर्क्स के ऊपर कमांड हासिल करके I was destined to join as an AI engineer. बट मैंने जब पाइथन के सारे कोर्सेज कर लिए और 1-2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, तब भी मुझे ना वो चस नहीं आई, पता नहीं क्यों मुझे वो मजा नहीं आया कि नहीं यार और बड़ा करना है, वो फील नहीं आ रही थी उसमें और कुछ बड़ा करना है. बिकॉज ना आई थॉट कि ना एक डेव जो है ना वो
शायद मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि एक ना मेरे अंदर क्रिएटिविटी का एक बटन है जो कि ऑन हुआ है, ठीक है, वो जब तक ऑन है ना तब तक मैं एक रिडंडेंट सी डेवलपर की नौकरी नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे डेवलपर नहीं बनना, क्योंकि डेवलपर क्या करता है, डेवलपर जाता है इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करता है कोड, 4-5 कोड पीसेस को मिलाया, चलो भाई एप्लीकेशन अप एंड रनिंग, उसको क्लाउड पे होस्ट करा, चल मेरा भाई जिंदाबाद, काम आसान हो गया। लीड को दिखाया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को दिखाया, वो खुश, क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट खुश, सब खुश। मुझे ना ऐसा लगता था कि उसमें ना मतलब उसमें प्रोग्रेस है, यकीनन है, बट एक पॉइंट पे आके ना शायद मैं बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो जाऊंगा, और मुझे स्टैग्नेंसी से डर लगता है बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे वैसे ना एआई से बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि आई वाज ऑलवेज fascinated and flabbergasted कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या चेंजेस आ सकते हैं पूरी दुनिया में। इनफैक्ट मैंने एआई के ऊपर एक पॉडकास्ट भी शुरू करी थी, द एआई वर्स के नाम से, जिसमें आई यूज्ड टू हैव थोड़े बहुत भी जिनको मैं कह सकता था ना फ्यूचरिस्ट, जो कि थोड़ा बहुत मतलब एक सोसाइटी के बबल से बाहर दिमाग रख के सोच सकते थे। एआई से रिलेटेड काफी डिस्कशन होता था एंड आई एंजॉयड दैट अ लॉट, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस ना हम लोगों को अपना एआई वाला वेंचर जो है वो बंद करना पड़ा। एंड वो बंद करने के बाद आई फेल्ट कि नहीं यार, अगर एक वेंचर इतना इजीली खड़ा होके बंद होके खड़ा हो सकता है और फिर बंद हो सकता है, तो शायद ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो आई स्टार्टेड लुकिंग कि ना यार किस तरीके से ये दो डोमेन्स मेरे सामने मौजूद हैं, एक ब्लॉकचेन की डोमेन है, एक मेरे पास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन है। इन दो डोमेन्स के अंदर मैं कौन सा गैप है जो कि मैं फिल कर सकता हूँ, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि ना मैं सॉल्व कर सकूं इजीली। तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। तो देर एक बहुत बड़ा जो कि इनफैक्ट गैप नहीं है, उस गैप को बहुत सारे लोगों ने फिल करने की कोशिश भी करी, वो था ब्लॉकचेन सिक्योरिटी का डोमेन। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, अब उससे पहले एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा हम लोगों को, एक स्टेप पीछे आके ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन होती क्या है, ठीक है। ये भी यकीनन आपकी स्क्रिप्ट के अंदर एक सवाल यकीनन ये भी लिखा हुआ होगा कि भाईजान ब्लॉकचेन क्या होती है, जरा पूछे तो सही, कोई तो ऐसा बंदा बताए, कोई इंडस्ट्री का बंदा तो बताए ब्लॉकचेन क्या होती है। भाई ब्लॉकचेन सिंपल सी ये होती है कि ब्लॉकचेन ना एक इम्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड सा लेजर होता है, ठीक है। लेजर का मतलब हर फाइनेंस के बंदे को पता होगा, फाइनेंस नहीं तो एक नॉर्मल बंदे को भी पता होगा। लेजर क्या होता है, एक नोटबुक होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, ठीक है। इम्यूटेबल का मतलब है कि उसमें एक दफा जो चीज लिखी गई है ना वो रिट्रैक्ट नहीं हो सकती, वो एडिट नहीं हो सकती, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये कि उसकी कॉपीज जो है ना वो सबके पास अवेलेबल है, जितने ज्यादा लोग उस ब्लॉकचेन का पार्ट है उनके पास अवेलेबल है। तो जब आपने इंफॉर्मेशन को इम्यूटेबल बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड बना दिया, तो आपने दो चीजें इंट्रोड्यूस करा दी, एक इंटेग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, क्योंकि जब उस हिसाब किताब के दस्ते के अंदर ये चीज लिखी होगी कि वासिफ ने रामिश को 500 रुपए दिए हैं और उसकी कॉपीज 500 लोगों के पास मौजूद हैं, तो दैट मींस कि उस ट्रांजैक्शन की इंटेग्रिटी वहीं वैलिडेट हो गई, ठीक है। और फिर एग्जैक्टली, और फिर दूसरी चीज है ऑथेंटिसिटी, कि भाई आपने जो है, मैंने जब ये ट्रांजैक्शन लिख दी है उसके अंदर और लिखा गया कि वासिफ ने रामिश को पैसे दिए, तो कोई और नहीं ये चीज आके बोल नहीं सकता कि ये पैसे रामिश के पास रिसीव नहीं हुए, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि जब आपने चीजों को इम्यूटेबल कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हो जो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो हाँ या ना में आपके सवालों का जवाब दे। क्या मतलब ये कि मैं अगर आपको बोलता हूं कि आज आपके फॉर एग्जांपल रामी साहब, आपके जो है ना वो 300 करोड़ रुपए जो है ना मीजान बैंक की तारिक रोड वाली ब्रांच में पड़े हुए हैं, ठीक है, 300 करोड़ रुपए, और कुछ नहीं XYZ रीजन की वजह से आपके मीजान बैंक के पूरे नेटवर्क जो है ना वो हैक हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर डीडॉस हो जाता है, या XYZ रीजन की वजह से उनके सर्वर्स से ये इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है। रमेश भाई, आप अपने 300 करोड़ रुपए लेने किसके पास जाएंगे? खुद परेशान घूमता रहूंगा, किसके पास जाऊं?
किसके पास जाएंगे? ठीक है, क्योंकि देयर विल बी नो पर्सन अवेलेबल। मतलब आप समझे कि मीजान बैंक का एक भी बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपको आपके वो पैसे रिटर्न करने के। ठीक है, तो एक सेंट्रलाइजेशन का जो बहुत बड़ा इशू था ना कि इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास आपकी अवेलेबल है और वो अथॉरिटी आपकी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना है, वो उसको एडिट भी कर सकता है, वो उसका मिसयूज भी कर सकता है, तो वो सेंट्रल अथॉरिटी भी यहां से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब आप बोलें कि यार, अब फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी मिसाल आपकी वाली देता हूँ कि रामेश के पास अगर 300 करोड़ रुपए हैं और आपके पड़ोसी ने सुन लिया कि रामेश के पास 300 करोड़ रुपए हैं, तो आपका पड़ोसी जेलस हो जाएगा कि रामेश भैया के पास 300 करोड़ रुपए कैसे आए, कहां से आए, जरा पता तो लगाएं हम भी। ठीक है, आप बोलो कि पड़ोसी को पता लग गया, एक पड़ोसी को पता लग गया, इसका मतलब सारे मोहल्ले को पता लग गया। ब्लॉकचेन ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है? जब ब्लॉकचेन के अंदर भी सबको पता है कि रामेश भाई के पास 300 करोड़ रुपए हैं, क्योंकि वो कॉपी लेजर की तो डिस्ट्रीब्यूटेड है सबके दरमियान। जो डिफरेंस है वो ये है कि सबको ये नहीं पता होगा कि रामेश कौन है, क्योंकि रामेश का नाम रामेश नहीं होगा, एक 64 बिट का जो है वॉलेट एड्रेस होगा जो कि होल्ड कर रहा होगा 300 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज इंट्रोड्यूस हो गई, अनोनिमिटी, कि अनोनिमस हो गई। आप नहीं पता, कोई आपको ट्रेस नहीं कर सकता कि ये पैसा किसके पास है, कौन नहीं है। ठीक है, जिसके अनोनिमिटी के अपने फायदे और नुकसान आता है उसमें हम बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले रीजन जाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि उससे पहले एक स्टेप पहले हम ये देख लिया कि भाई ब्लॉकचेन क्या थी, उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये चीज फेस हो रही थी कि जिस तरह मैंने सबसे पहले आपको बताई कि एक लेजर है, एक दस्ता है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन लिखी हुई है कि वासिफ ने रामेश को 500 रुपए दिए। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन लिखी जाती है ना दस्ते के ऊपर, या मैं आसान अल्फाज में बोलूं तो ब्लॉकचेन के एक नोड में लिखी जाती है ये ट्रांजैक्शन। उस नोड पे ये ट्रांजैक्शन लिखने के लिए एक स्क्रिप्ट रन होती है जिसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्मार्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग होता है सर्टेन पैरामीटर्स की बेसिस के ऊपर। ठीक है, और जो है वो क्या करता है, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके उस ब्लॉकचेन के नोड के ऊपर राइट कर देता है बेसिकली। ठीक है, तो क्या होता है कि अब मुझे क्या आइडेंटिफाई हुआ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये थी कि वो जो पीस ऑफ कोड है ना, वो पीस ऑफ कोड आप किस तरीके से मेक श्योर करो कि वो कोड सही लिखा है और आपके इंटेंडेड फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं कि ये जो मैंने अभी आपके सामने बोला, वासिफ ने 500 रुपए दिए रामेश को, ये एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसको हम जो है ना सॉलिडिटी लैंग्वेज है जिसके अंदर वो स्क्रिप्ट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं। सॉलिडिटी की मैं अगर जबान में बोलूं ना तो ये एक ट्रांसफर कॉल है। ठीक है, वासिफ ने रामेश को 500 रुपए दी, ये एक ट्रांसफर कॉल है। ठीक है, इस ट्रांसफर कॉल का जो कोड है ना वो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक भी चीज चेंज कर दी ना अंदर जाकर, ठीक है, तो वो कोड कोई और फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मसला आ गया फाइनेंशियल रिस्क का, क्योंकि यहाँ पे मैंने रामेश के 64 बिट के एड्रेस, वॉलेट एड्रेस के अंदर एक भी कैरेक्टर का मिस्टेक कर दिया ना। रामेश के फॉर एग्जांपल 64 बिट के एड्रेस के अंदर, ये 53 बिट एड्रेस के अंदर मैंने रामेश के कोई भी फॉर एग्जांपल थर्ड लेटर मैंने चेंज करके ए से एफ कर दिया ना, तो किसी और भाई साहब को वो 500 रुपए पहुंच जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क का मसला था। ठीक है, सिक्योरिटी का मसला था। इस तरीके से मुझे ये गैप एनालाइज हुआ, तो आई फाउंड कि नहीं यार, चूंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है इस पूरे सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑडिट करना जरूरी है एक दफा, बिफोर इट बीइंग presented to the public as a tool or as something of to assist the public। उनको प्रेजेंट करने से पहले आप सिक्योरिटी ऑडिट कर लें ताकि लोग उस टूल को इस्तेमाल करने से पहले ये चीज पे मेक श्योर कर लें कि हाँ यार इसमें कोई भंड नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दैट इज वेयर माय कंपनी ब्लॉक एपेक्स कम्स इन। ठीक है, ब्लॉक एपेक्स आई को फाउंडेड विद माय कजन अब्दुल समी, जो कि एक्सॉर्ड के सीईओ हैं। 8 months 9 months down the road, we have generated an approximate value
in terms of money saved worth $50 million, and we have a team of 17 capable people working with us under the umbrella of Exord, obviously, because ये जो मोटिवेशन की स्टोरी सबसे पहले मैंने सुनाई ना, इसके अंदर Exord का बहुत बड़ा हाथ है, because Exord is always promoting this culture of empowering people to create an honest world. और आपकी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि you're all 27 years old, मतलब उससे कम ही है ना, 27 से कम है आपके जितने एम्प्लॉइज हैं सारे। मतलब आप आज से शायद 6 महीने पहले की बात करें ना, 6 महीने पहले we were like below 26 I think. 6 महीने पहले हम 26 साल से नीचे थे सब लोग, ठीक है, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काफी सारे लोग ग्रेजुएट भी नहीं हुए थे। इनफैक्ट अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन वाजंट इवन ग्रेजुएटेड। इनफैक्ट मेरा जो कजन है वो तो ड्रॉप आउट है, उसने तो बोला कि मुझे तो पढ़ाई करनी ही नहीं है, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू, आई हैव टू वर्क फॉर अ ग्रेटर कॉज। और जो है उसके फुटस्टेप्स में अनफॉर्चुनेटली और भी बहुत सारे हमारे लोगों ने फॉलो अप किया, बट ये है कि ये चीज हुई। अच्छा, एक चीज जो कि हमने वक्त के साथ साथ अंडरस्टैंड करी कि यार अगर आपका विजन और मिशन सेम है ना, तो एज वाला फैक्टर मैटर नहीं करता, चाहे आप 22 साल के हो, चाहे आप 18 साल के हो, चाहे आप 26 साल के हो, चाहे आप 38 साल के हो। अच्छा, इसी कॉन्वर्सेशन से काफी सारे सवाल आते हैं, तो आई विल स्टार्ट विद द एजुकेशन वाला पर्सपेक्टिव। एक तो ये मुझे बताएं कि एज का फैक्टर व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद क्लाइंट्स कैसा होता है कि यार वो जब बात करते हैं कि वो है एक्सपीरियंस, जिंदगी गुजारे हुए, जितनी हमारी जिंदगी है उतना उन्होंने एक्सपीरियंस दिया है मार्केट में, जब उनसे डील कर रहे होते हैं तो हाउ डज इट फील? क्या कुछ हेजिटेशन होती है या इट्स ऑल गुड? मतलब किस तरह की मार्केट चल रही है? यार ये ना पहले बहुत ज्यादा होता था पुराने कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ना, कन्वेंशनल अगर माइंड बात करें ना पुरानों के, तो पुरानों के अंदर बहुत ज्यादा कन्वेंशनल माइंडसेट होता था। उस वक्त तो खैर बहुत ज्यादा रेसिज्म भी होता था, सेक्सिज्म भी बहुत ज्यादा होता था, और इस तरह के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नजर आते थे। बट अब हम जब अपनी सराउंडिंग में देखते हैं ना कि बहुत सारे केपेबल इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, आपके पास मौजूद हैं, और वो शायद आपसे एक थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक लेके पहुंचे हैं आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंच गए हैं, तो फिर ना अब लोग रियलाइज कर लेते हैं और इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर बात करूं ना, तो ब्लॉकचेन के अंदर एक बड़ी फेमस ब्लॉकचेन है ट्रॉन के नाम से। तो ट्रॉन का जो मेरे ख्याल सीईओ है, शायद जस्टिन सन नाम है उसका। जस्टिन सन इज सो यंग कि आप उसको देखोगे और आप बोलोगे यार ये तो मुझसे भी छोटा लग रहा है, ठीक है। मतलब इफ आई एम 23-24 years old, तो ही इज इवन यंगर देन मी, ठीक है। मैं उसकी एक जगह बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल विटालिक ब्यूटेरिन विटालिक की बात करता हूँ, या गैवन वुड्स की बात करता हूँ, तो ये बड़े डायनामिक इंडिविजुअल्स हैं, और इनके नजदीक ये चीज मैटर ही नहीं करती, एज डिफरेंस मैटर नहीं करता। दे सी कैन यार इंडिविजुअल केपेबल है, इंडिविजुअल जो पॉइंट रेस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा वैलिड है, तो वो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। वो ये चीज भी देखते हैं कि यार ये 15 साल का है, उसको क्या पता, बच्चा अभी मार्केट का अंदाजा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे। सही है। और सर इसके अलावा मुझे बताएं कि लेट्स टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन अ बिट। सही है, आपने इस बारे में थोड़ी बात की। आई अंडरस्टैंड कि यार सेंट्रलाइजेशन में ये कि आगे पीछे बहुत घूमना पड़ता है, सब कुछ होता है, बात फैलती भी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी, अगर मैं एक स्टेट बैंक की बात करूं, कहीं ना कहीं जाके मुझे पता है कि यार मैं किसी का शायद गिरबान पकड़ सकता हूँ, कहीं ना कहीं एक चेन मिलती है। व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आप एज अ थर्ड पार्टी सिक्योरिटी फर्म काम कर रहे हैं ना टेक्निकली, तो कोई एक ऐसा है जिसकी मैं गर्दन पकड़ सकूं व्हेन इट कम्स टू अ डिसेंट्रलाइज्ड चेन या सिस्टम? कुछ है ऐसा सिस्टम इंटैक्ट? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ ना, एक ब्लॉकचेन है, एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इथेरियम ब्लॉकचेन है, ठीक है। इथेरियम एक ब्लॉकचेन है, एक बड़ी रेवोल्यूशनरी ब्लॉकचेन है जिसने बहुत सारी चीजों के लिए आसानी पैदा करी, ठीक है। इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जब आप कोई ट्रांजैक्शन लिखते हैं ना, तो वो ट्रांजैक्शन परमानेंटली वहां पे लिखी जा चुकी होती है, उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी को पैसे भिजवाए हैं, मैं बोलता हूँ कि यार मैंने ना रामेश को पैसे भिजवाए हैं, ठीक है,
मेरे पास कोई उसका प्रूफ नहीं है। मैंने फॉर एग्जांपल मीजान बैंक की ऐप खोली और मैंने रामेश को ट्रांसफर किए, अभी मीजान बैंक गवाह है कि मैंने रामेश को पैसे भेजे, करेक्ट? बिल्कुल ठीक है। मीजान बैंक को अगर मैं पिक्चर से बाहर कर दूं, मीजान बैंक कल को आकर मुझे बोलता है कि आई एम रियली सॉरी बट मुझे तो पता ही नहीं आपने रामेश को पैसे भेजे कि नहीं भेजे। उस सूरत में आप क्या करेंगे? आप बोलोगे मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है, मेरे पास सबूत है, मेरी स्टेटमेंट खोल के देख लो, मेरे पास सब कुछ है। बोलेंगे नहीं, हम मान ही नहीं रहे ये चीज, आपने पैसे भेजे हैं। ठीक है। मैं आज आपको ईथर स्कैन पे लेकर जाता हूँ। ईथर स्कैन एक एक्सप्लोरर है जो कि सारी ट्रांजैक्शंस लिसन कर रहा होता है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर लिखी जा रही हैं, और उनका एक डेटाबेस मेंटेन कर रहा होता है। आज आप जाके ईथर स्कैन पे सर्च करेंगे ना, आपको इतनी पुरानी ट्रांजैक्शंस वहां मिल जाएंगी, जब से ब्लॉकचेन वो बनी है तब की ट्रांजैक्शंस आपको वहां मिल जाएंगी लिखी हुई, जब से ब्लॉकचेन बना। ट्रेसेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है, और ये चीज नॉर्मल सिस्टम से नहीं आ सकती। ये चीज तभी आती है जब वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये ईथर स्कैन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो तो डेटाबेस पे होस्ट हो रही है। हाँ, अगर वो डेटाबेस उड़ गया तो वो इंफॉर्मेशन गई नहीं। वो डेटाबेस सिर्फ एक बंदे के पास नहीं है, वो डेटाबेस हर उस बंदे के पास है जो एक इथेरियम की नोड रन कर रहा है। हर उस बंदे के पास है, हर उस बंदे के पास है। और वो उसकी ये भी टेंशन नहीं है कि वो बहुत ज्यादा जगह घेर रहा है तो हमें बड़े बड़े सर्वर्स लगाने पड़ेंगे उन डेटा को जो है स्टोर करने के लिए, होस्ट करने के लिए। नहीं, आपके पास ये एक ब्लॉक है। ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल 10 ट्रांजैक्शंस लिखी हुई है। ये ब्लॉक ना आपको ये भी बता रहा है कि मुझसे पिछले वाला ब्लॉक कौन सा है। तो अगर आपको इससे पहले की ट्रांजैक्शन देखनी है तो आप ये पता ले लो, इस ब्लॉक के पास चले जाओ, इससे पहले की ट्रांजैक्शन सारी यहाँ लिखी हुई है। उसके पास चले जाओ, उससे पहले की यहाँ लिखी हुई, उससे पहले की यहाँ लिखी हुई। हम लोग के पास इसके अंदर ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट होता है जेनेसिस ब्लॉक का। आपको लिटरली मैं बताऊं, इतनी ट्रेसेबिलिटी है कि शायद मैं आज जाऊं ना सर्च करने के लिए, वैसे मैंने कभी सर्च किया नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन शायद मैं सर्च करने जाऊं ना तो शायद मैं जेनेसिस ब्लॉक तक भी पहुंच सकता हूं, जहां पे जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन की गई होंगी ना उस ब्लॉकचेन के ऊपर, वो भी देख सकता हूं किसी भी ब्लॉकचेन के इस हद तक। यस। जो कोर प्रॉब्लम हम लोगों को फेस हुआ ना वो ये था कि ना वी वर नॉट द फर्स्ट मूवर्स इन द एआई फील्ड ना। मतलब आपके पास कराची में एफिनिटी मौजूद है, आपके पास वेंचर डाइव मौजूद है, आपके पास गैडेटेक मौजूद है, आपके पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं जो कि इतने ज्यादा रिनाउंड नहीं है लेकिन बहुत मैसिव स्केल के ऊपर एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको छोटी सी इसकी एग्जांपल दूं कि मैं सोच रहा था कि यार मैं अगर एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बनाता हूं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑफिस की अटेंडेंस मार्क करने में, तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा मेरे लिए। ठीक है। मैंने ऐसे ब्रेनस्टॉर्म किया और फिर मैं एक दफा का जिक्र है, मेरे भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, मेरे भाई की टेक्सटाइल की फैक्ट्री में काम करते थे साइट एरिया में। मैं एक दफा साइट एरिया उनके पास विजिट करने गया तो लिटरली उस साइट एरिया की उस फैक्ट्री के अंदर जो मजदूरों की जहां से एंट्री होती थी ना लेबर की, वहां पे वो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगा हुआ था। एंड आई वाज लाइक कि मैं तो समझ रहा था मेरी कंट्री बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, लेकिन यहाँ पे तो एक कपड़े की फैक्ट्री के अंदर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगा हुआ है जो कि मजदूरों की एंट्री को मॉनिटर कर रहा है। तो मैं तो इसका मतलब लेट हो गया बहुत ज्यादा, जहन तो इसका मतलब बहुत लेट है। हमें ऐसा लग रहा है हम तो बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। मतलब ऐसे होता है ना कि भाई यूएस या वेस्ट वाली साइड को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करती है और उसका सोल्यूशन ना ये महंगे महंगे रेट्स में बेचती है। फिर चाइना आता है, चाइना इकोनॉमिकल रेट्स पे आपको वही सोल्यूशन बेचता है। ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि अगर वो प्रॉब्लम मुल्क में सॉल्व हो सकती है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बनना जाते हैं अपने भाइयों के पास वेस्ट में, और वेस्ट में उनके साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन रेट के अंदर हमें बड़ा फायदा हो रहा होता है, बड़ा मजा आ रहा होता है, डॉलर जब गिर रहे होते हैं। ठीक है। ये हमारा पाकिस्तानियों का कल्चर है। खैर, एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। यू वर टॉकिंग अबाउट कंपटीशन, राइट? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिंस इट्स अ रेबेलियस टेक्नोलॉजी ऑफ सॉर्ट्स, है ना? मतलब एक सेंट्रलाइजेशन की, जो अमीर खानदान बैठे हुए, जो कंपनीज बैठी हैं, जायंट्स बैठे हैं, उनसे बगावत है ये। तो व्हेन इट कम्स टू बैरियर्स टू एंट्री इन दिस फील्ड, पाकिस्तान में भी तो क्रिप्टो करेंसी अब तक लीगलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स अब तक रेगुलेट नहीं हुए हुए। तो इस एक नीश में बिजनेस बनाना कितना मुश्किल रहा आपके लिए?
यार आपस की बात है, मुझे तज्जिया निगार बनने की बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन एक बड़ी वाइल्ड सी इंडिकेशन होती है। कल हम आगे पीछे सुनते रहते हैं भाई चाइना ने बैन कर दिया क्रिप्टो, ठीक है। अब चाइना बैन कर दिया क्रिप्टो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरी मार्केट कोलैप्स कर जाएगी आपकी इस न्यूज के ऊपर, आपको ये इंडिकेशन आती है। और मैं समझता हूं 80 to 90% ऑफ द पब्लिक ना इस फंड के अंदर जाती है और अपने एसेट्स सेल कर देती है, ठीक है। वो मतलब मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो जो फंड उनकी तरफ से आता है वो इसलिए नहीं आता कि वो इसके अगेंस्ट हैं इन एनी फॉर्म, वो इसलिए आता है ताकि वो उनकी तरफ से ये न्यूज आई, लोगों वो जो 80 to 90% लोग हैं जो उस फंड में बहुत इजीली जो है बह जाते हैं, वो बहें और मार्केट डाउन हो और फिर उस कम रेट्स के ऊपर हम पूरी मार्केट को वहां से ग्रैब कर लें। बिल्कुल। तो बेसिकली ये, और ये मतलब ये कोई नई टैक्टिक नहीं है, ये टैक्टिक बहुत पुरानी है, लेकिन टेक्नोलॉजी न्यू है ना, तो इंसान थोड़ा सा रिस्क बोलता है, हेजिटेट करता है कि नहीं यार शायद नुकसान हो जाएगा, शायद नुकसान हो जाएगा, मैं बेच देता हूँ। लोग नुकसान में भी बेचते हैं, $1000 की चीज शायद वो $500 में भी बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने बैन लगा दिया क्रिप्टो के ऊपर। भाई उस्ताद कुछ मसला है, बट वो एक्चुअली जो है ना वो एक साइकिल चल रहा है बहुत ज्यादा। चाइना न्यूज बोलता है कि भाई हम बैन लगा रहे हैं, मार्केट गिरी, उधर से उन्होंने सारी लिक्विडिटी खींच ली पीछे से। अब जब मार्केट चढ़ेगी तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होगा? चाइना के पास होगा, ठीक है। तो मजे की बात यह है कि चाइना एज एन एग्जांपल यूज किया मैंने अभी, ठीक है। आप ये भी सोचें कि यहाँ पे एक एंटिटी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ चाइना एज अ कंट्री एंटिटी नहीं है, बहुत सारे कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट्स भी एंटिटीज हैं जो कि यही सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इफ पाकिस्तान भी सेज ना कि हम बैन लगा रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर, तो उनका भी एक साइड इंसेंटिव होता है, ठीक है। सही है, ठीक है। अब वो इंसेंटिव, मतलब मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं ना, तो पाकिस्तान की केस में शायद इंसेंटिव ना हो, फियर हो, फियर ऑफ पीपल, यू नो क्या कहें, रेबेलिंग टू द करंट सिस्टम ना, ठीक है। इंडिया ने चैलेंज करने वाले अगर खड़े हो रहे हैं तो बेसिकली उससे एग्जैक्टली उसका डर होता है। अब इंडिया ने इस चीज पे क्या किया? इंडिया ने बेहतरीन काम किया है। इंडिया ने बोला व्हेन यू कैन नॉट ब्रेक देम जॉइन देम, ठीक है। तो इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने बोला ठीक है चलो मेरा भाई टैक्स दो, करते जाओ जितना मर्जी करना है, टैक्स दो करते जाओ, करना जितना मर्जी। सही है भाई, ठीक है। तो जब तक हम पाकिस्तान के अंदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी XYZ इदारा हो, जब तक वो पॉलिसीज नहीं बना लेता इस चीज को सैंक्शन करने की, जब तक वो पॉलिसीज नहीं बना लेता इस चीज को रेगुलेट करने की, तब तक हम शायद ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इतनी तेजी नहीं आएगी। लेकिन अलबत्ता हमें ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान में चूंकि बूम बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ गया उस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। चाहे मैं बात करूं इन द फॉर्म ऑफ जिस तरह हम काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के, डिजाइनिंग के, उस Web3 की नीश में, या मैं बात करूं उन लोगों की जो कि DeFi इंडस्ट्री के अंदर अपने पैसे, अपने एसेट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो बूम और वो अवेयरनेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हमने इंडस्ट्री की बात कर ली। वेयर डू यू सी योर कंपनी, Exort भी और Block Apex भी? How do you see yourself in the future in the next 10 years or so? अच्छा, जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि Exort has empowered a lot of individuals to do something else, to contribute in any way, ठीक है। तो इसी तरीके से ना जिस तरह मैंने Block Apex स्टार्ट की, इसी तरीके से हमारे पास तकरीबन 3 और ऐसी जो है वेंचर्स हैं जो कि हमने शुरू किए थे। इनमें से एक वर्ड स्टूडियो है जो कि बेसिकली DeFi टोकन डेवलपमेंट स्टूडियो है, ठीक है, जिसके अंदर DeFi के प्रोजेक्ट्स बनते हैं और NFT के प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो ओन मतलब वो प्रोडक्ट्स ओन्ड बाय वर्ड स्टूडियो होते हैं।
ठीक है। इसके बाद फिर जो है हमारा एक्सपेडाइट डिजाइन है, बेसिकली वो ब्लॉकचेन सेंट्रिक यूआई यूएक्स डिजाइन की एजेंसी है, ठीक है, जो कि जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं, डीफाई की एप्लीकेशंस हो गई, उन सब के यूजर इंटरफेसेस डिजाइन करती हैं, मतलब ऑल इन वन हर किस्म की डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। एक ब्लॉक एपेक्स है जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, और जो चौथा है बेसिकली वो मेटाडॉट है, वो हम एक अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं विच इज अ वॉलेट ऑन पोल्काडॉट, ठीक है। पोल्काडॉट ब्लॉकचेन के लिए हम एक वॉलेट बना रहे हैं क्योंकि वो अभी करंटली मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, और उसको हम कोशिश करेंगे मल्टी चेन लेके जाने के लिए, क्योंकि पोल्काडॉट में और इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर सबसे बड़ा फर्क है ना, वो सबसे बड़ा फर्क जो है ना स्केलेबिलिटी का है। बैक टू द टॉपिक, तो आपने जिस तरह पूछा कि भाई मेरी कंपनी का क्या फ्यूचर दिखता है, व्हेन आई स्टार्टेड ब्लॉक एपेक्स तो मैं स्पेसिफिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट पे फोकस कर रहा था, ठीक है। देन आई फाउंड आउट कि नहीं यार, सिर्फ ऑडिट जो है ना वो एक बहुत बड़ी डोमेन का एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब इट्स अ कॉग इन अ वेरी बिगर मशीन, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी कि अपने आप को स्केल कर सकूं, उस पूरी मशीन जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है उस तक मैं पहुंच सकूं, ठीक है। तो मैंने जो है वो पहले सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स पे फोकस कर रहा था, नाउ आई हैव एक्सपैंडेड माय डोमेन ऑन ओवर टू पूरी वेब3 की सिक्योरिटी। एक एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री, obviously ever growing industry। सही है। अच्छा, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके दो चीजें जाननी है कंक्लूजन में। पहले तो बताएं कि यू टॉक्ड अबाउट dropouts, right? A lot of people in your company are dropouts. Your cousin, आपने कहा कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में। When it comes to our viewers, इस तरह का फीडबैक देना चाहेंगे, like education system as a whole in this country, हाँ वो जाता दिख रहा है आपको? क्या लगता है कि एक तो ये स्किल कि बंदा स्किल कहीं से ग्रैब कर ले, पे घंटे लगाए, आई थिंक 10,000 आवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि आप 10,000 घंटे लगाओ, जीत हो जाओगे उस चीज में। So do you believe in that, or do you believe in exposure from a good university? Because आपने IBA से पढ़ा, फिर cousin ने UBIT से पढ़ा, तो what do you think? What do you have? आपका perspective किस तरह का है? यार to be very honest, I believe कि ना बहुत सारे लोग ना क्या कहते हैं कि ना चीजों को एब्जॉर्ब करने के लेवल्स हर इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब इफ आई टेल यू समथिंग कि भाई अब मेरा कजन है ना, मेरे कजन ने फॉर एग्जांपल यूबीआईटी से नहीं पढ़ा, ही ड्रॉप्ड आउट, ठीक है। मेरे ख्याल से 3 सेमेस्टर के बाद या फाइनल ईयर में ड्रॉप आउट हो गया था शायद, ठीक है। तो उसने जो चीजें, जो एक्सपीरियंसेस शायद यूनिवर्सिटी की लर्निंग के थे जो उसने वहां से मिस किए ना, वो उसने फिर ऑफिस लाइफ में मतलब जो है वो किए, लर्न किए, एब्जॉर्ब किया। तो मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करे ना करे किसी की जिंदगी में, अगर इल्म उस तक पहुंचना होगा ना तो वो पहुंच जाएगा किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पॉडकास्ट से वो लर्निंग आ रही हो, प्रोफेशनल या पर्सनल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, चाहे वो ऑडियो बुक्स से आ रही हो, चाहे वो टेक्निकल लर्निंग हो तो कोर्सेरा के कोर्सेज से आ रहे हो, या यूट्यूब पे कोई इंडियन खड़ा हुआ पढ़ा रहा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेन किसी भी फॉर्म से हो सकता है, किसी भी सोर्स से हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके अंदर कितनी चाहत है उसको एब्जॉर्ब करने की और अपनी जिंदगी में कितनी है आपके अंदर बेसिकली। बिल्कुल, गुड यार, सूरत बात है। अच्छा, जस्ट वन लास्ट थिंग बिफोर वी wind this up. You're young, mashallah, you're successful. 24 साल में माशाल्लाह CEO है, 2 कंपनीज खड़ी कर दी, शुरुआत से एंड तक स्क्रैच से बिल्ड किया आपने चीजें, राइट? कोई एक पैगाम जो कि आप देना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपने फेलियर भी देखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सक्सेस देखा, आपने एक बिजनेस खड़ा किया, उसको गिरते हुए देखा, और फिर इतनी हिम्मत जमा की आप नया बिजनेस खोल सके, नए सिरे से शुरू कर सके। तो कोई एक पैगाम जो कि आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे, अपने हम उम्रों को देना चाहेंगे, अपने से बड़ों छोटों किसी को भी? यार मैं ये बात बोलता हुआ शायद अजीब लगूं, बिकॉज लोग यही बोलेंगे कि यार 23 साल का लड़का है, इसके मुंह से देखो बातें किस तरह की निकली हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब स्टैग्नेंट बिलीवर हूं इस चीज का कि यार everything happens for a reason, but you need to find the reason for your existence. क्या आपके एग्जिस्ट करने का रीजन क्या है? जब आप वो फाइंड कर लेते हो ना,
तो आपके बाकी सवालात के जवाब खुद ही मिल जाते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, because obviously if you think in your reason of existence is for example मतलब helping others, helping your peers, ठीक है, अगर आपको लगता है ये आपका रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है, जो कि एक बहुत अच्छा रीजन है, फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप किस हद तक हेल्प करना चाहते हो। आप फॉर एग्जांपल एक 9 to 5 नौकरी करके अपने घर वालों को प्रोवाइड करना चाहते हो, दैट इज आल्सो हेल्पिंग अदर्स, ठीक है, मतलब वो तो आपका फर्ज भी है, इसके अलावा आपकी जॉब भी है और आपका मजहब भी आपको ये बोलता है करने को, ठीक है, मतलब एक ये हेल्प की ना वो हो गई, स्केल हो गया। या फिर आप एक फॉर एग्जांपल इस विजन से आते हो कि नहीं मुझे बड़ा काम करना है, मुझे फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे आइडियल जो मिसाल है वो हम ईदी साहब की है, बिल्कुल ठीक है, या तो आप हेल्प दूसरों को हेल्प करने में ईदी साहब तक पहुंचना चाहते हो, ठीक है, सेल्फलेस, बगैर किसी बायस के, regardless of any bias, regardless of any self interest or exterior motives, ठीक है, अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो आपको बस ईदी साहब की मिसाल है, ठीक है। तो ये मतलब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद था जो कि मैंने आइडेंटिफाई किया, दैट आई नीड टू बी एबल टू असिस्ट पीपल, ठीक है, और उसके लिए मैंने कोशिश की, ठीक है, और जब आपका वो वाई आइडेंटिफाई हो जाता है ना, तो फिर हाउ आइडेंटिफाई अलोंग द वे हो जाता है खुद ब खुद ही, रास्ते बनते रहते हैं, नियत साफ हो तो रास्ते रास्ते खुद ही खुलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया, आपने वक्त दिया, बहुत मैंने शायद बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आपका, लेकिन खूबसूरत कॉन्वर्सेशन रही है, एंड आई एम ट्रूली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि इतने साल का हमारा दोस्ती है, सब कुछ है, फिर आपको ग्रो करते देखा तो माशाल्लाह यू सक्सेसफुल, खुद आपको और तरक्की दे माशाल्लाह। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू रामेश भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। Pause and Beyond is a social learning platform जो कि गैप को आइडेंटिफाई करके बैठा हुआ है कि यार रिक्वायरमेंट्स का भी गैप है बिटवीन द करिकुलम एंड द जिंदगी की रिक्वायरमेंट्स, जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। We'll be coming forward with more of such podcasts and इंशाल्लाह आगे के भी बहुत सारे plans हैं, तो stay connected, stay tuned. Thank you all for joining us and thank you Mr. वासिफ, आपने वक्त दिया, आपने बहुत सारी बातें की, जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत